दोस्तों 20वीं सदी में दुनिया के ऐसे बहुत सारे महान आविष्कार हुए थे जिन्होंने हम इंसानों की लाइफ पर बहुत ही बड़े प्रभाव डाले हैं। अगर ये आविष्कार नहीं होते तो इन आविष्कारों के बिना आज हम जो लाइफ जी रहे हैं इस मॉडर्न लाइफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर हम 1886 से लेकर 1992 तक की टाइमलाइन को देखें तो इन सालों में दोस्तों दुनिया के सबसे महान आविष्कार हुए थे जिनका आज हम सब यूज करते हैं। जैसे दुनिया की पहली कार बनाई गई 1886 में, एरोप्लेन 1903 में राइट ब्रदर के द्वारा, डायोड एंड रेडार 1904 में, प्लास्टिक 1905 में बना, पर्सनल कार बनाई गई 1908 में यानी हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी के द्वारा, टेलीविजन 1927 में आया, लिक्विड फ्यूल रॉकेट जिनसे इंसान चांद पर गए, ये रॉकेट बनाए गए थे 1926 में, जेट इंजन बनाए गए 1930 में जिनसे एरोप्लेन फास्ट उड़ पाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 में, बॉल पेन जिनसे हम तेजी से लिख पाए बिना किसी रुकावट के, ये बनाए गए थे 1938 में, हेलीकॉप्टर 1939 में, न्यूक्लियर रिएक्टर 1942 में, ट्रांजिस्टर दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बनाया गया था 1947 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1947 में ही, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बनाया गया। 1974 में पर्सनल कंप्यूटर आए। 1976 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल 1 बनाया। 1976 में इंजेक्ट प्रिंटर आए और इसी साल MRI स्कैनर भी बनाया गया। 1983 में इंटरनेट की शुरुआत हुई और आखिर में 1992 में स्मार्टफोन का जन्म हुआ जिन्होंने इंसान की पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी। दोस्तों इन आविष्कारों में से एक महान आविष्कार का नाम है ट्रांजिस्टर, जिसकी खोज 1947 में हुई और आज का ये वीडियो इसी पर बेस है। अगर आप साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रखते हैं और आपको ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि ट्रांजिस्टर क्या है और ये क्यों हमारे लिए इतना महान आविष्कार साबित हुआ, जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, जस्ट ए फ्यू ईयर एंड प्रोसेसिंग पावर विल बी गॉन, यानी कि हमारे पास कुछ साल और बचे हैं और फिर हम कंप्यूटर की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। क्या ये बात सच है, और सच है तो ऐसा क्यों है? दोस्तों इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार हमारे लिए इतना कारगर साबित हुआ था कि अगर हम इसकी खोज से पहले के कंप्यूटर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा जगह लेते थे, चलने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे, इनके इक्विपमेंट समय समय पर ख़राब होते रहते थे और ना ही ये इतने ज़्यादा परफेक्ट तरीके से काम करते थे। पर ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर पहले से कई ज़्यादा गुना छोटे बनने लगे। ट्रांजिस्टर के पहले के कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब वैसे ही काम करती थी जैसे ट्रांजिस्टर काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करना और इसको एम्पलीफाई करना। पर वैक्यूम ट्यूब के साथ कई प्रॉब्लम थी। ये ट्रांजिस्टर से साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी, ट्रांजिस्टर के मुकाबले ज्यादा एनर्जी का यूज करती थी और किसी भी टाइम ये खराब हो सकती थी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में इंग्लिश फिजिस्ट जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया। वैक्यूम ट्यूब काम करने के लिए यूज करती थी थर्मियोनिक एमिशन का, यानी जब 2 इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड को एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब में प्लेस किया जाता और कैथोड इलेक्ट्रोड को एक टंगस्टन फिलामेंट से हीट किया जाता तो थर्मियोनिक इमिशन के कारण कैथोड की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते और जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके करंट पास किया जाता तो थर्मियोनिक इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगते और यहाँ से एक लो वोल्टेज प्राप्त होती, यानी कि इस प्रोसेस से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदला जा सकता था, जिससे हम कह सकते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब एक रेक्टिफायर की तरह काम करती थी जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलती थी। सन 1906 में अमेरिकन इन्वेंटर ली दे फॉरेस्ट ने इस ट्यूब में एक बड़ा बदलाव किया, यानी कि ये ट्यूब पहले 2 इलेक्ट्रोड का यूज करती थी, पर अब ली दे फॉरेस्ट ने इसमें एक कंट्रोल ग्रिड इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया था, जिससे इस कंट्रोल ग्रिड से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता था। दोस्तों कंट्रोल ग्रिड में छोटे छोटे होल थे जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर सकते थे। ये कंट्रोल ग्रिड इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करने और उसको एम्पलीफाई करने के लिए लगाई गई थी। जब कंट्रोल ग्रिड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की जाती तो कैथोड से इमिट हो रहे इलेक्ट्रॉन को यह ग्रिड आगे जाने से रोकती, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देती थी और जैसे नेगेटिव वोल्टेज मैक्सिमम कर दी जाती तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आगे जाने से रोका जा सकता था, यानी कि इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ऑन एंड ऑफ किया जा सकता था, जिससे हम इस ट्यूब को एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह यूज कर सकते थे और सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कंट्रोल ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की जाती,
जिससे डिफरेंट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता और हम सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते थे। सन 1946 में इन ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब की मदद से दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों ये कंप्यूटर 100 फीट लंबा और 30 टन वजनी था, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 17,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर्स का यूज किया गया था और यह चलने के लिए 160 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, जो कि आज के कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा थी। इस कंप्यूटर को नंबर्स की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। यह वर्ड को प्रोसेस नहीं कर सकता था, ये केवल मल्टीप्लाई और एडिंग कर सकता था। वैक्यूम ट्यूब का यूज कंप्यूटर के अलावा भी कई चीजों में होता था, जैसे रेडियो, टेलीविजन, रेडार और टेलीफोन ETC। पर दोस्तों 1947 में अमेरिकन फिजिस्ट जॉन बार्डेन, वोल्टर ब्राटेन एंड विलियम शोकले ने बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। बाद में 1956 में इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आई और चीजें तेजी से बदलने लगी। कंप्यूटर पहले से ज्यादा छोटे और पावरफुल होने लगे। अब ये वर्ड और नंबर्स को दोनों को प्रोसेस कर सकते थे। हमारे वायरलेस सिग्नल दूर तक जा सकते थे, जिससे टेलीफोन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया। टीवी को और बेहतर बनाया गया, LCD डिस्प्ले आई, लैपटॉप बनाए गए, इंटरनेट, टच स्क्रीन और स्मार्टफोन। ये सब चीजें ट्रांजिस्टर से ही पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, साइज में छोटे थे और ये आसानी से खराब भी नहीं होते थे। दोस्तों ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई और ऑन एंड ऑफ करता है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काम करने में बेहतर तो थे ही, पर इनका एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि इनको छोटे साइज पर सिलिकॉन वेफर पर बनाया जा सकता था। दोस्तों इसके बाद 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन हुआ। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि सर्किट को इंटीग्रेट करना, जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, इन सभी कंपोनेंट को छोटे साइज पर एक सिलिकॉन डिवाइस पर पैक करना, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक IC बोलते हैं। दोस्तों वैसे तो इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंशन का क्रेडिट किसी सिंगल पर्सन को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कई सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। जैसे सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का आइडिया 1949 में वर्नर जैकोबी के दिमाग में आया था। इनका आइडिया यह था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक डिवाइस पर इंटीग्रेटिंग करना, और बाद में जीन हॉर्नी, मोहम्मद अटाला, कुर्ट लेहोक, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट के डेवलपमेंट में अपना अपना विशेष योगदान दिया। पर दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंशन का मैक्सिमम क्रेडिट रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इंटीग्रेटेड सर्किट की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्व करके फाइनल डिजाइन किया था। सन 2000 में जैक किल्बी को इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, पर रॉबर्ट नॉइस इस नोबेल प्राइज को एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि 1990 में इनकी हार्ट अटैक आने से डेथ हो चुकी थी। दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट के बिना हम इस मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए एक बार कि कहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज नहीं होता है। आज की हर एक टेक में इसका यूज होता है, इसके बिना ये चीज चल ही नहीं सकती। पर आज से 5 से 10 सालों में हमको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ये प्रॉब्लम हमारी टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन को एक तरह से स्टॉप कर सकती है। दोस्तों सन 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी ने दुनिया को यह कहते हुए संबोधित किया कि अमेरिका 1960 के दशक के खत्म होने से पहले चांद पर लैंड करेगा और वापस अर्थ पर सेफ लौटेगा। पर तब नासा को जरूरत थी एक ऐसे कंप्यूटर की जो एस्ट्रोनॉट को चांद पर सेफ लैंड करवा के वापस अर्थ पर आ सके। इसके लिए नासा ने 1962 में MIT को अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और नासा ये कंप्यूटर हाल ही में बनी न्यू इंटीग्रेटेड सर्किट से बनवाना चाहता था। पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इम्प्रूवमेंट रुकने वाला नहीं था, क्योंकि हर साल न्यू इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जा रहे थे। इसलिए नासा का अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर चिप प्रोडक्शन का नंबर 1 कस्टमर था, यानी कि उस टाइम दुनिया की मैक्सिमम चिप नासा ही खरीद रहा था, क्योंकि नासा रूस से पहले किसी भी हालत में चांद पर लैंड करना चाहता था। दोस्तों इन सालों में इंटीग्रेटेड सर्किट में हो रहे तेजी से इम्प्रूवमेंट को देखते हुए 1965 में इंटेल के CEO और को फाउंडर गॉर्डन मूर ने एक लॉ दिया। वैसे तो ये लॉ नहीं था, यह एक ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें मूर ने बताया कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट में कंपोनेंट की संख्या यानी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर की संख्या
हर 2 साल बाद डबल होती जाएगी, जिससे कंप्यूटर के काम करने की स्पीड बढ़ेगी और कंप्यूटर कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन अब तक सच होती आई है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हर 2 साल बाद हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन के प्रोसेसर पहले से डबल स्पीड में काम करते हैं। यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर की संख्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक चिप में ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ाते हैं तो वहाँ हमें ट्रांजिस्टर के साइज को भी छोटा करना होता है। असली समस्या यही है, यानी कंपोनेंट का साइज, क्योंकि पहले ही हमने ट्रांजिस्टर को 7 नैनोमीटर तक छोटा कर लिया है। अभी 2020 में दुनिया का सबसे तेज मोबाइल प्रोसेसर जो कि एप्पल के आईफोन 11 में लगा है, ये है एप्पल A13 बायोनिक चिप, जिसमें 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को 7 नैनोमीटर के साइज पर इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों, एक तो आप ट्रांजिस्टर की संख्या देखिए, 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर, ये कोई एक छोटा नंबर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, इनको 7 नैनोमीटर के साइज पर बनाना। अब हम एटॉमिक लेवल से कुछ ही नैनोमीटर और दूर हैं। अगर हम 7 नैनोमीटर से छोटे ट्रांजिस्टर बनाना चाहें तो ये कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इससे छोटे साइज पर क्वांटम ट्यूनिंग के कारण कंपोनेंट के बीच बाउंड्री गैप ही नहीं बचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे सर्किट में फॉल करने लगेंगे। इससे करंट लीकेज प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी प्रेजेंट में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, पर टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई ना कोई परफेक्ट सोल्यूशन निकाल ही लेंगे, जिससे आगे की जनरेशन तक हम कंप्यूटर पावर को बढ़ा पाए। दोस्तों, पर इसके कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन हैं जो शायद काम कर सकते हैं, यानी एक पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर की 3D स्ट्रक्चर, ग्राफेन प्रोसेसर, लिविंग चिप। पर अभी प्रेजेंट में इनमें से कोई सी भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। यह हो सकता है कि फ्यूचर में हम इनमें से किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ नई नॉलेज मिली, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जो ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।